गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। देखो भाई, अब आई थिंक हमारा 2-3 दिनों का अच्छा खासा वी वर ऑन अ ब्रेक, राइट। हमें 2-3 दिनों का बढ़िया सा ब्रेक मिला था। आई होप कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी रिवाइज कर ली होंगी। सो अब हमारा केमिस्ट्री भी खत्म हो गया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू डू अ फिजिक्स, राइट। आई नो दिस इज अ वेरी dreadful subject, like most of the people I have seen that they dread this subject a lot, but I think once the concepts are clear, even this subject is such a subject which will not even require revision. अगर एक बार आपके concepts clear हो जाएंगे, conceptual clarity if it's there, so you don't even have to revise it. The best thing which I like about physics is that you have to cram very little and you just have to understand, and just by basic understandings of concept हमारे ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएंगे, राइट। सो फिजिक्स से हमें डरना नहीं है, राइट। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सब्जेक्ट। सो हमें फिजिक्स को लाइक वी हैव टू एंजॉय एंड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। तो हमें ना बार बार यार ये ऐसा सब्जेक्ट है जो रट्टा नहीं मारना पड़ता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, फटाफट मैं आई विल शेयर द PDF ऑन द टेलीग्राम लिंक, फटाफट, ठीक है। और उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप पे मैं कर दूंगी PDF शेयर, ठीक है। तो जो हमें ज्वाइन नहीं किया जिन्होंने टेलीग्राम पे, दे कैन ज्वाइन इट सो दैट दे कैन गेट द PDF। एंड आफ्टर दैट मैं क्विज भी अपडेट कर दूंगी। आई नो केमिस्ट्री का एक क्विज थोड़ा डिले हो गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई विल इंश्योर दैट बाय द टाइम दिस वीडियो यू विल गेट दिस वीडियो, बाय दैट टाइम केमिस्ट्री का क्विज भी अपडेट हो जाएगा ऑन आ ऐप एफर्ट्स टुगेदर। सो गाइज, अगर आप में से कोई भी लाइक दे वांट टू गो थ्रू द क्विज, सो दे कैन गो टू द ऐप एफर्ट्स टुगेदर एंड डू द क्विज, राइट। मैंने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यार बढ़ा दिए, पुराने वाले का आई कैन नॉट इंक्रीज, बट जो अभी नए हैं वो आई हैव इंक्रीज, ठीक है। द थिंग इज, अब देखो भाई, बात है हमारा एग्जाम बहुत पास है, ठीक है। लाइक यू मस्ट बी लिटिल बिट स्केयर्ड एंड एवरीथिंग लाइक दैट, बट डोंट वरी, ठीक है। हम चीज़ें करेंगे गाइज, एंड वी विल सी कि हम अपना कितना ऑप्टिमम हाउ वी कैन लाइक हाउ मच वी कैन पुश आवरसेल्व्स, राइट। कितना ज़्यादा हम मार्क्स फेच कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द मोमेंट, ठीक है। तो हमें अपना वो भी चीज़ देखनी है। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम ऑफ योर्स, लेट्स बिगिन द सेशन, ठीक है। देखो भाई, ये जो मैंने ये टॉपिक लिया ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, मेरे को लगता है इस टॉपिक से तो क्वेश्चन लाइक इफ़ दे आर इन अ मूड, ये 2-2 क्वेश्चन इससे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यार गाइज देखो, हमें एक बेसिक चीज़, हमें छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। जैसे डिस्टेंस क्या होता है यार, डिस्टेंस नॉर्मली जो आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, इसी का एक और फॉर्म होता है, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, राइट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स मैं आपको ना फटाफट एग्जांपल भी देती हूँ, आई होप दैट वर्क्स फॉर यू, ठीक है। इनिशियल पॉइंट्स एंड फाइनल पॉइंट्स, एग्जांपल से आई थिंक फिजिक्स ज़्यादा समझ आती है। सपोज ये 2 पॉइंट्स है, ठीक है, A एंड B। तो ये मेरा है होम, दिस इज माई होम, दिस इज अ शॉप, ठीक है। तो माई मदर आस्क्ड मी टू ब्रिंग समथिंग, लाइक कुछ दूध लेने के लिए बोल दिया, ठीक है। सो मैं यहाँ से घर से निकली एंड आई वेंट टू द शॉप एंड आई केम बैक टू द होम एंड मैंने मम्मी को दूध दे दिया, ठीक है। तो अब मान लो कि जो मेरे घर से और शॉप का डिस्टेंस है, मान लो इट इज़ 5 किलोमीटर, ठीक है। फिजिक्स की लैंग्वेज में आपको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, पहले मैं शॉप पे गई, मतलब 5 किलोमीटर, आई वेंट टू द शॉप, देन 5 किलोमीटर आई ट्रैवल्ड बैक एंड आई रीच दिस पॉइंट अगेन। तो मेरा फिजिक्स क्या कहता है, भाई तुमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। आई विल से भाई पहले तो घर से शॉप पे गई थी 5 किलोमीटर प्लस, फिर शॉप से घर पे आई, मतलब मैंने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब फिजिक्स कहेगी व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, भाई मुझे बताना डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट्स एंड फाइनल पॉइंट्स। अब मुझे बताना व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मेरा घर था ना, मैंने घर से शुरू किया था, घूम घाम के मैं वापस अपने घर पे ही आ गई, तो मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, 0। सो इन दिस केस मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पेपर में केसेस उठाते हैं यार। आई नो वन थिंग अबाउट फिजिक्स, दैट इज एक बार जब इंसान को ये आ गया ना तो उसे कभी डाउट नहीं होता, ठीक है। तो डिस्टेंस मैंने कितना ट्रैवल किया, दैट इज 10 किलोमीटर्स, ओके। आई ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स। और डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना ट्रैवल किया, आई ट्रैवल्ड अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0 किलोमीटर्स, बिकॉज मेरा इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस आर द सेम।
ओके तो ये हमारा हमें ऐसे कैलकुलेट करना होता है। और एक और चीज़ जो पेपर में मैंने देखी है ना, दे ऑलवेज से दैट दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। गाइस आपको ना डिस्टेंस ना हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा डिस्प्लेसमेंट से, या तो बराबर का मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, बट कभी ऐसा केस नहीं होगा कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस। एक और पॉइंट जो ये पूछते हैं दैट इज, देखो भाई हमारा जो गाइस डिस्टेंस होता है ना, जो हमारा डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। लाइक आपने कभी ये सुना है मैंने -5 किलोमीटर ट्रैवल किया? नो, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन अटेन ऑल द 3 वैल्यूज। ओके तो ये बेसिक सी मुद्दा था, मुझे आपको ये बताना था क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन जाता है इस पर्टिकुलर चीज से। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ दो चीज़ों की, दैट इज आर स्पीड एंड वेलोसिटी, राइट। एक मैं बात कर लेती हूँ स्पीड की, एक वेलोसिटी की। स्पीड क्या होता है गाइस? कितना हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया इन अ पर्टिकुलर टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये चीज़ याद रखना, वेलोसिटी इज नॉट डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फंडा हो गया। ठीक है, अब दो क्वांटिटीज पेपर में बहुत पूछी जाती है, दैट इज स्केलर क्वांटिटीज एंड अनदर वन इज योर वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं गाइस? जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, लेकिन जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती है इट ऑल्सो हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। ओके तो जो हमारा डिस्टेंस है ना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब डोंट बी लाइक मैम हमें तो बिल्कुल इन डेप्थ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बेसिक चीज समझो, एग्जाम में क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, डिस्टेंस हमारा हो गया, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। वेक्टर में क्या हो गया भाई? डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा, वेलोसिटी हो गया हमारा, एक्सेलरेशन हो गया, ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, ओके मोमेंटम हो गया हमारा, सॉरी फोर्स तो हमारा, हाँ फोर्स हमारा हो गया। ठीक है, तो ये सारी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हो गई, राइट। हमें पता होनी चाहिए। ओके अब आई टॉक्ड अबाउट गाइस सर्कुलर मोशन। अब ये है इनका फेवरेट, वन ऑफ देयर फेवरेट टॉपिक्स। ठीक है, दे विल टुक इट एंड दे विल डायरेक्टली पुट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। देखो सर्कुलर मोशन क्या होता है? सपोज ये एक सर्कुलर रनिंग ट्रैक है, आपने यहाँ से भागना शुरू किया, भागे पूरा एंड यू केम बैक, सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ सर्कुलर मोशन दैट यू मूव्ड इन अ सर्कल, राइट। तो एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए गाइज, जो सर्कुलर मोशन है ना, ये हमेशा याद रखना, अपने दिमाग में बिठाना इस बात को, दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है भाई, जरा मुझे बताओ ये एक्सेलरेशन क्या होती है? देखो एक्सेलरेशन गाइस क्या होती है? एक्सेलरेशन होता है हमारा जब हमारी वेलोसिटी चेंज हो। एक्सेलरेशन दो चीजों पे डिपेंड करता है, वन इज योर स्पीड, अनदर वन इज योर डायरेक्शन। अगर आपकी स्पीड चेंज कर रही है, आपकी एक बॉडी की स्पीड चेंज कर रही है, तब भी एक्सेलरेशन होती है। अगर मान लो मैं 10 किलोमीटर पर आवर से ड्राइव कर रही हूँ पर मैं डायरेक्शन चेंज किए जा रही हूँ, इवन देन एक्सेलरेशन होगी। तो एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स, द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। दोनों में से एक भी चीज चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। पेपर वाले बहुत क्लियर होते हैं, क्या पूछते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, इट इज अ फलाना मोशन, इट इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड। तो इसको ये बहुत यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या सोचते हैं, यूनिफॉर्म हो गया यार, मोशन तो यूनिफॉर्म हो गया तो कुछ चेंज तो आ ही नहीं रहा, मतलब एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं रही होगी। तो दिस इज द कैच है, जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। याद रखना, ये ना पेपर में ना स्टेटमेंट की फॉर्म में आता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर। तो 4 स्टेटमेंट्स दे देंगे, पूछ लेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। दूसरी बात हमें इससे रिलेटेड क्या पता होनी चाहिए इज, सपोज पेपर में आता है कि सपोज आपने ना क्या किया, हाथ में ना एक स्ट्रिंग ले ली और उससे एक स्टोन टाई कर दिया, ओके, और आप उसे गोल गोल घुमा रहे हो। ठीक है, और जैसे ही आप उसको छोड़ोगे ना, उस स्ट्रिंग को, ये जो स्टोन है ना, ये बिल्कुल इस डायरेक्शन में फ्लाई कर जाएगा, बिल्कुल टेंजेंशियली फ्लाई कर जाएगा। मतलब क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा,
if you have tied a stone with a string and you are rotating in a circular motion and suddenly you leave that string, so in which direction the stone will go away? You will say, देखो यार, ये जैसे हमारा circular motion होता है ना, suppose ये मेरा stone है, just a second guys, sorry, तो ये मेरा stone है, okay, तो ये क्या करेगा, बिल्कुल tangentially, बिल्कुल इसकी सीधी लाइन में यहाँ से निकल जाएगा, तो tangentially, तो when you will leave anything that is moving in a circular motion, जब आप उसे छोड़ोगे ना, तो जो ऑब्जेक्ट है ना वो टेंजेंशियली चला जाएगा, मतलब बिल्कुल सिधाई में चला जाएगा, ओके। तो इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, ये जो बॉडी है ना जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, सो डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन इज व्हाट, इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल, ओके, टेंजेंशियल टू द सर्कल, हमेशा टेंजेंशियल होती है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, सिंस ये स्टोन है रोटेट कर रहा है, मतलब इसको ना मिडल में ना कोई चीज खींच रही है, तभी ये यू रोटेट कर रहा है, तो द फोर्स दैट एक्ट्स टू मेक अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर डायरेक्शन, दैट इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये क्या करती है, ये सर्कुलर मोशन इंश्योर करती है, ये सेंटर की तरफ लगती है, सो सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज अप्लाइड टूवर्ड्स द सेंटर, राइट, अप्लाइड टूवर्ड्स द सेंटर। देखो दिस इज द टाइम कि हम ज्यादा इन डेप्थ ना जाएं, पर फिर भी हम चीजों को समझें, राइट। अब मुझे एक बात, बेसिक बात बताओ गाइस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, राइट। एक सर्कल है, सर्कल, एक बंदा रनर है, वो बिल्कुल ट्रैक पे भाग रहा है, मतलब वो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कवर कर रहा है, तो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, 2πr, ठीक है। स्पीड हमें उस बंदे की पता नहीं है, टाइम हमें पता नहीं है, तो क्या हम मतलब एक तरह से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अगर हमें स्पीड निकालनी हो, 2πr अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ द पर्सन इन द सर्कुलर मोशन। नाउ डोंट बी स्केयर्ड, देखो दिमाग में क्या रखना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन, बिल्कुल दिमाग में लॉक कर लेना, ठीक है। डायरेक्शन बॉडी की कैसी होती है, टेंजेंशियल होती है टू द सर्कुलर प्लेस, ठीक है, टेंजेंशियल होती है। स्टोन लीव करोगे तो स्टोन किस डायरेक्शन में जाएगा, टेंजेंट टू द सर्कल में जाएगा, ठीक है। कौन सी फोर्स है जो इंश्योर करती है कि एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करे, दैट इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन में होती है, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर के टूवर्ड्स होती है, ठीक है। और ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन देखो पेपर में आता कैसे है। ये देखो, ये मैंने सबसे मुश्किल क्वेश्चन लिया जो सर्कुलर मोशन से आता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हमारा। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 100 मीटर इन 20 मिनट्स, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट एंड 20 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक एथलीट है, ठीक है, एक एथलीट है, वो एक सर्कुलर मोशन में सर्कुलर ट्रैक में यूं भाग रहा है, ठीक है, और इस सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर कितना है गाइस, 100 मीटर है, मतलब इसका मतलब दिस डिस्टेंस इज 100 मीटर, ओके। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, 20 सेकंड में, ये सपोज अगर ये यहां से शुरू किया ना तो घूम के 20 सेकंड में वापस 20 सेकंड में यहां आ लेगा, ओके, मतलब 20 सेकंड में पूरा ये कंप्लीट कर देगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई होगी। सपोज करो मैं हूं, आई स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम हियर, ठीक है, मैं पूरा गोल चक्कर भागी, 20 सेकंड में मैं यहां पहुंच गई, ठीक है। तो एक राउंड मेरा गोल चक्कर, एक राउंड में 20 सेकंड में मैं यहां पहुंच गई। अब मैं फिर 20 सेकंड भागी, ठीक है, 40 सेकंड हो गए, मैं फिर वापस इसी पॉइंट पे आ गई। अब मैं फिर 20 सेकंड भागी और अब मेरे कितने हो गए, 60 सेकंड हो गए, ठीक है। तो 60 सेकंड का क्या मतलब होता है, 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड्स में मैंने पूरे 3 चक्कर लगा दिए इस सर्कुलर ट्रैक के और मैं वापस इनिशियल पॉइंट पे आ गई। तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में व्हाट हैपेंड इज, मैं वापस अपनी इनिशियल पॉइंट पे हूं। माई इनिशियल पॉइंट एंड माई फाइनल पॉइंट इज सिमिलर, ओके। जहां से मैंने शुरू किया था मैं वहीं हूं, तो मुझे बता दो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी गाइस, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हियर। डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, देयर इज नो डिफरेंस। मैंने जहां से शुरू किया था मैं 3 चक्कर लगा के फाइनली मैं वहीं पहुंच गई, सो मेरा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आर सेम, सो डिस्प्लेसमेंट इज 0 मीटर्स। तो मुझे देखो मतलब 1 मिनट में कहाँ 0 मीटर है, एक तो इसमें एक 4 में है, ठीक है। अब देखते, अब इन्होंने पूछा 20 सेकंड में ये कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। सपोज करो मैं यहां थी, ठीक है, आई एम हियर, आई एम दिस इज द इनिशियल पॉइंट, मैं यहां से शुरू किया भागना, मैं 20 सेकंड में पूरा ट्रैक कवर कर रही हूं। तो मुझे एक बेसिक सी बात बताओ,
if I am covering the entire track in weight. Sorry, I think the question यहाँ होगा, question would be, क्योंकि एक आंसर कोई भी नहीं आएगा फिर इस हिसाब से यहाँ क्वेश्चन 10 सेकेंड्स का होगा गाइस, ठीक है। तो इन्होंने पूछा 10 सेकेंड में ये कितना ट्रैवल करेगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 20 सेकेंड में पूरा सर्कल ट्रैवल करती हूँ, 10 सेकेंड में क्या मैं अगर यहाँ से भागी तो मैं आधे सर्कल पे आके रुक नहीं जाऊंगी? दिस वुड बी माई फाइनल पोजिशन, राइट। 20 सेकेंड में पूरा सर्कल कवर करती हूँ, 10 सेकेंड में बी पॉइंट तक आ जाऊंगी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मेरी फाइनल पोजीशन यहाँ है और इनिशियल पोजीशन यहाँ है, फाइनल यहाँ है, तो इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है इन दोनों पॉइंट्स का? स्ट्रेट लाइन। एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस इज 100 मीटर्स। सो द डिस्प्लेसमेंट हियर वुड बी 0 मीटर्स एंड 100 मीटर्स। दिस इज द कंसेप्ट बीइंग यूज्ड। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, आप गाइस कोई भी सब्जेक्ट जो आपका मनपसंद हो ना, लाइक डोंट थिंक कि यार ये क्वेश्चन आता है, ये तो कभी होगा ही नहीं हमसे। नो, डोंट थिंक लाइक दैट। जस्ट थिंक कि ये मैम ने बिल्कुल टफ क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। इससे इजी क्वेश्चंस भी होंगे एग्जाम में, काफ़ी इजी क्वेश्चंस होंगे। लाइक अगर आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन देने तो दे देंगे ना, ऐसा बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन मैं बता देती हूँ इन द फॉर्म कैसा आएगा। मैंने जैसे आपको बताया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। थोड़ा सा जिसको नहीं भी पता, अगर ये डाटा याद करके अगर उस बच्चे का क्वेश्चन चला जाएगा, सो इट वोंट हर्ट, राइट। और किस डायरेक्शन में मूव करती है बॉडी? डायरेक्शन ऑफ बॉडी टेंजेंशियली मूव करती है, ठीक है, टेंजेंशियल होती है, ठीक है। कौन सी फोर्स होती है जो सर्कुलर मोशन इंश्योर करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है जी? इट इज टूवर्ड्स द सेंटर। हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। जब मैं अभी अपना क्या कहते हैं आपका क्विज तैयार करूंगी ना गाइस, तो इसमें मैं इंश्योर करूंगी, मैं हर तरह का ना, यू विल फील दैट कॉन्फिडेंस। जब आप वो क्विज करोगे ना, यू विल फील लाइक कि यार अच्छा है, कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस एक ही क्वेश्चन में हमने डराने के लिए टफ दे दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो आपने सुना ही होगा, राइट। तो ये जो हमारी होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, देखो मैं हर तरह के क्वेश्चन इंक्लूड करूंगी क्विज में कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि आप अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देख पाए, ठीक है। ग्रेविटेशन क्या होता है यार? सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट ए, दिस इज ऑब्जेक्ट बी, इनके बीच जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अगर पेपर में कभी भी क्वेश्चन आए, ग्रेविटेशन इज व्हाट काइंड ऑफ फोर्स? attractive force, repulsive force, both, none. So always remember force of gravitation is force of attraction, ठीक है। ये दोनों बॉडी कितनी इंटेंसिटी से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। पेपर में क्या आता है? पेपर में फॉर्मूला का पूछ लेते हैं। सपोज ये दो बॉडीज हैं जिनका मास है m1 एंड m2, इनके बीच का डिस्टेंस है d, ओके। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ क्या होगी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट अपॉन द डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। मतलब जितना डिस्टेंस था उसका स्क्वायर। पेपर में डायरेक्ट आता है that force of gravitation is directly proportional to, भाई खुद देखो ना, डायरेक्टली किस चीज से रिलेटेड करती है? मास 1 इंटू मास 2, मास 1 इंटू मास 2। एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इनवर्सली मतलब उल्टे सेंस में किससे प्रोपोर्शनल है? तो ये डी स्क्वायर, रेडियस के स्क्वायर से, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। स्टेटमेंट डायरेक्ट आती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास 1 इंटू मास 2। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। दिमाग में सेट करो ये चीज। हमारा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2 के। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, कंबाइन करती हूँ, तो ये मेरा आ जाता है m1 अपॉन m2 डी स्क्वायर, ओके। और ये मेरा फॉर्मूला इससे बन जाता है दिस, m1 अपॉन m2 दिस डी स्क्वायर। दैट्स द फॉर्मूला। ऑलवेज रिमेंबर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। डरने की बात नहीं है, व्हेन यू विल सी द स्टेटमेंट्स पेपर में हो जाएगा, ठीक है। लाइक द थिंग इज वी फेयर फिजिक्स मोस्ट, बट आई थिंक ये बहुत आसानी से आपको एग्जाम में नंबर दिला देती है। पेपर में क्या पूछा जाता है? इसकी वैल्यू बता दो। ये है हमारा कांस्टेंट है गाइस, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका नाम। इसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। अब हम वो भी नहीं कर पाते एग्जाम में, तो आई थिंक इसीलिए हमें थोड़ा सा अच्छे लेवल की एक प्रिपरेशन की ज़रूरत है और हमें थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, राइट, कि हम ये चीज़ें काफ़ी एड्रेस कर पाएँ, ओके। तो हमने ये भी कर लिया। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इतना हो गया, ठीक है। तो आज के बाद कभी फॉर्मूला आ जाए,
So G m1 m2 upon d square guys, और force of gravitation can be between any two objects, ठीक है, any two objects, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक और चीज़ आपसे पूछती हूँ, ठीक है, सपोज ये हमारा अर्थ है, एक एप्पल फेल कर रहा है ट्री से, ठीक है, तो हमने कहा था कि अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, द एप्पल ऑल्सो अट्रैक्ट्स द अर्थ। हमने क्या पढ़ा है, अर्थ अट्रैक्ट्स द एप्पल, राइट, हमारा अर्थ पुल कर लेता है, अर्थ अट्रैक्ट्स द एप्पल। बट पेपर में क्वेश्चन क्या आता है स्टेटमेंट्स में, अर्थ अट्रैक्ट्स द एप्पल एज वेल एज एप्पल अट्रैक्ट्स द अर्थ। 4 स्टेटमेंट ऐसी दे देंगे, ठीक है, तो स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट होगी? देखो भाई, हमारा अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इन द सेम मैनर हमारा एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है, पर एप्पल इतना छोटा है अर्थ के कंपैरिजन में कि अर्थ हमें अट्रैक्ट होता हुआ दिखता नहीं है। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सिनेरियो, सो बोथ द यूनिट्स आर अट्रैक्टिंग वन अनदर एंड नॉट ओनली द अर्थ इज अट्रैक्टिंग द एप्पल, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में बैठा के चलना। अब मैं ना बिफोर कमिंग टू दिस टॉपिक मैं ना आपको एक बात बताती हूँ ग्रेविटी की। ओके, ग्रेविटी, तो गाइस ये ग्रेविटी क्या होती है? देखो, ग्रेविटेशन हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशन क्या होता है, यहाँ से मैं यहाँ लिखती हूँ, ग्रेविटेशन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FO है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशन होता है। ओके, ग्रेविटी क्या होता है गाइस? ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी में दो ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ होना चाहिए। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बहुत क्लियरली दिमाग में बिठाओ, व्हाट इज ग्रेविटेशन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, एनी टू ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज ग्रेविटी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आई थिंक ये चीज दिमाग में आ गई होगी गाइस, और आपने ये तो देखा ही होगा, जी दिस इज द ग्रेविटी, लाइक जी जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये कांस्टेंट होता है गाइस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, कांस्टेंट टर्म होती है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू होती है, इसकी आपने देखी होगी काफी जगह, ठीक है। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट अब क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं? देखो, ये जो हमारा जी है ना गाइज, ये भी कभी कभी वेरी करता है। दिस ऑल्सो वेरीज व्हेन पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है कि जो हमारा, जैसे हमारा अर्थ है, ठीक है, आपको पता है अर्थ की शेप कुछ इस तरह की बिल्कुल कंप्लीट स्फेयर नहीं है, तो जो ये हमारा जी होता है ना गाइज, ये तो हमारे पोल्स होते हैं, ठीक है, पोल्स जो एक्सट्रीम पोल्स होते हैं, ये हमारी इक्वेटर है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, दैट जी इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, दिस जी इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर। दूसरा स्टेटमेंट आएगा, जी इज ग्रेटर एट पोल्स देन एट इक्वेटर, जी इज ग्रेटर एट इक्वेटर देन एट पोल्स एंड एनी अदर स्टेटमेंट। Always remember acceleration due to gravity, this g is greater at poles, मतलब जो acceleration due to gravity होती है वो greater होती है at poles पे than at equator। ये statement पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। डायरेक्ट याद रखना कि ये तो मैम ने बताई थी कि दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये चीज याद रखना, जो जी होता है ना ये पोल्स में हमेशा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू योर इक्वेटर, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर मास एंड वेट। इफ दे विल गिव यू दिस चैप्टर ना, लाइक दे हैव सम चैप्टर्स इन एवरी एग्जाम की जो जिन पे वो ज्यादा एम्फेसिस ले करते हैं, ठीक है। सपोज अगर ग्रेविटेशन पे इस पर ज्यादा एम्फेसिस ले हुआ तो मास एंड वेट से भी क्वेश्चन आ जाता है। कैसे? देखो यार, मास एंड वेट में फर्क क्या होता है? इफ आई राइट मास है, वेट है, ओके, मास एंड वेट में क्या फर्क होता है? मास एक ऑब्जेक्ट की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती, इट इज इंडिपेंडेंट, मतलब जितना अंदर सब्सटेंस है उतना मास है। मास किस में हम मेजर करते हैं? केजी में मेजर करते हैं, ओके। ये हर जगह सेम रहता है गाइस, मास रिमेन्स सेम एवरीवेयर, ओके। लेकिन क्या होता है, ये जो हमारा वेट होता है ना गाइस, इट चेंजेस। वेट क्या होता है? वेट होता है, वेट इज m इंटू जी, मास इंटू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब कितनी फोर्स से हमें अर्थ या कोई भी चीज अपनी तरफ खींच रही है, दैट इज योर वेट। सो हमारा जो वेट होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास जो होता है दैट इज इंडिपेंडेंट, बट वेट इज डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस जी। और आपको पता है ये जो जी है ना ये चेंज करता है, हेंस आवर वेट ऑल्सो चेंजेस। हमारा
वेट चेंज कर सकता है बट हमारा मास कभी चेंज नहीं कर सकता। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, मास रिमेन्स सेम, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, मास रिमेन्स सेम एवरीवेयर बट वेट चेंजेस। ठीक है, वेट क्यों चेंज करता है, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस जी। ठीक है, ये स्टेटमेंट पेपर में कैसे आती है, like the mass and weight always remain the same, mass is always greater than weight, कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट हमेशा याद रखना। मैम ने बताया था मास हमेशा सिमिलर होता है, वेट हमेशा चेंज करता है। ओके, वेट क्या होता है, वेट एक तरह से फोर्स होता है, लाइक फोर्स बाय विच समथिंग इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, राइट, या बाय मून, एनीथिंग। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब एक और चीज, हमारा गाइस जो वेट होता है ना मून पे, दैट इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑन अर्थ। सपोज एक बंदा, किसी बंदे का वेट है 60 न्यूटन्स ऑन अर्थ, ठीक है, तो वेट मून पे कितना होगा उसी बंदे का, 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ, मतलब 10 न्यूटन का हो जाएगा वो बंदा वहां। एंड वेट की इससे हमें पता लगा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन इज द यूनिट फॉर योर वेट, दैट्स इट। क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, एक तो यूनिट पूछ लेंगे, मास की यूनिट क्या है केजी, वेट की यूनिट क्या है न्यूटन। ये स्टेटमेंट हमेशा इनकरेक्ट करेक्ट में डाल देते हैं। मास हमेशा याद रखना, मास ऑलवेज रिमेन सेम, मास इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, कभी नहीं बदलती, whereas weight can change. Okay, so weight on moon is 1/6 on the weight of earth। ये भी, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। आपको वेट ऑन अर्थ दे देंगे, फिर पूछ लेंगे व्हाट इज द वेट ऑन द मून। एक बच्चे का वेट है अर्थ पे इतना है, वेट मून पे कितना होना चाहिए, सो यू कैन कैलकुलेट इट। ठीक है, 1/6 हो जाता है, दिमाग में सेट रखना। ओके, ये अब क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, मास ऑफ अ बॉडी इज सेम ऑन अर्थ एंड मून बट द वेट्स आर डिफरेंट। मतलब एक बॉडी का जो मास है वो अर्थ और मून पे सेम रहेगा लेकिन वेट्स डिफरेंट रहेंगे। ऑब्वियसली अभी ये चीज हमने पढ़ी थी, इवन प्रोसीडिंग फर्दर, इवन बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, द मोमेंट आई विल सी कि मास एक बॉडी का सेम है दोनों अर्थ और मून पे होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन वेट्स डिफर करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट नहीं है? इस तरह से पेपर में क्वेश्चन आते हैं एंड देन वी गेट स्केयर्ड। ओके गाइज, और मून से जो गाइज, मून का एक वर्ड होता है ना, मून इज एसोसिएटेड विद लूनार। ठीक है, लूनार वर्ड, और लाइक मून की स्टडी को क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी। ठीक है, सेलेन वर्ड इज एसोसिएटेड विद मून, लॉजी इज स्टडी, सेलेनोलॉजी। ठीक है, एंड समवन हु लव्स मून इज अ सेलेनोफाइल, मतलब दिस सेलेन मीन्स मून, फाइल मीन्स लवर, सो मून लवर इज सेलेनोफाइल। ठीक है, छोटी छोटी बातें मे बी कहीं ना कहीं एग्जाम में ना टू मेक गेसेस हेल्प कर जाती है। ठीक है, दीज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच आई एम शेयरिंग विद यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, देखो कैसा क्वेश्चन आया, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, नो, द टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस, नो, द फोर्स दैट इट एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड। ये आंसर है, मैंने बताया था वेट क्या होता है, किस तरीके से हमारा जो अर्थ है कितनी फोर्स से इसे पुल कर रहा है, या ये चीज कितना फोर्स अर्थ पे लगा रही है। सो द फोर्स दैट इट एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। न्यूटन कभी मत भूलना। ठीक है, अगर हमारा इससे क्वेश्चन आता है ना गाइस, तो ये चीज ये जरूर पूछते हैं। ओके, अब अगला चीज देखो, दैट इज योर प्रेशर। प्रेशर क्या होता है यार, फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया। सपोज लाइक आप हाँ देखो, मैं इस चीज़ को ना बहुत ढंग से समझाने की कोशिश करती हूँ। एक तो ऐसा यूनिट पता होनी चाहिए, इट्स पास्कल। ठीक है, पास्कल यूनिट है प्रेशर की, हमारी पता होनी चाहिए। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया है। ठीक है, मतलब अगर एरिया घटेगा तो प्रेशर, देखो सिंपल सी बात बताती हूँ, प्रेशर मैंने क्या बताया है, फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट, फोर्स पर यूनिट एरिया। इफ एरिया विल डिक्रीज, प्रेशर विल इंक्रीज। सिमिलरली इफ एरिया विल इंक्रीज, प्रेशर विल डिक्रीज। इसका मतलब क्या है, सपोज आप ना लेटे हुए हो, ठीक है, यू आर लाइंग ऑन योर बेड। ओके, तो आपकी बॉडी का वेट तो इतना है, फोर्स तो उतना है, लेकिन एरिया बहुत कवर कर रहे हो व्हेन यू आर लाइंग। ओके, बट सपोज करो आप एकदम खड़े हो गए। ओके, दिस इज यू स्टैंडिंग। ठीक है, फोर्स तो सिमिलर है पर जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो डिक्रीज हो गया। मतलब व्हेन एरिया डिक्रीजेज, जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। सो एट दिस मोमेंट व्हेन यू वर लाइंग तो प्रेशर कम लग रहा था बेड पे, बट द मोमेंट यू विल स्टैंड अप द प्रेशर on the body increases. So the pressure on the body increases here, right? तो ये हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। तो जैसे कि हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है गाइज, हमारे स्कूल बैग्स होते हैं, राइट, स्कूल बैग्स के हमारे स्ट्रैप्स होते हैं। ठीक है, वो बहुत चौड़े होते हैं। ठीक है, दे आर क्वाइट वाइड। क्यों?
ताकि जो एरिया है वाइड स्ट्रैप्स का वो बढ़ जाए और हमारा प्रेशर घट जाए और हमारे कंधों में दर्द ना हो। दैट्स वाई द स्ट्रैप्स आर वाइड हेयर। हमारा जो रेलवे ट्रैक होता है, ठीक है, उसकी पटरियां ना यूं आगे भी एक्सटेंड करती हैं बिल्कुल, तो वो बिल्कुल पटरियां यहीं खत्म क्यों नहीं हो जाती, वो हम ऐसे मेटल्स के स्ट्रैप्स आगे क्यों बढ़ाते हैं, ताकि वेट, जो ट्रेन का वेट है वो हर जगह हर पोर्शन में डिवाइड हो जाए और हमारी ट्रेन नीचे अर्थ में ज़्यादा प्रेशर की वजह से ना चली जाए। ओके, अब बेसिक चीज़ें आपको कुछ ये भी पता होनी चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट लिक्विड्स, ठीक है गाइज, लिक्विड ना एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है, लिक्विड जो है हमारे वो एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करते हैं, दैट इज योर बाइंड फोर्स, ठीक है, इसे हम बाइंड फोर्स भी कहते हैं, अप थ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं, राइट। तो लिक्विड हमारा अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है, बाइंड या अप थ्रस्ट फोर्स, ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, फोर्स ऑफ बायंसी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्विमिंग पूल में जाते हैं, ठीक है, यू फील अ लिटिल लाइटर, राइट, आपको अपना वेट कम लगता है, वाई, because of upward force, and upward force of buoyancy is acting on you and hence आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी का वेट कम हो गया है। ओके, उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन जो आता है, आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल का पता होना चाहिए गाइस, दैट व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, सपोज एक लिक्विड है, ठीक है, एक लिक्विड है, सो इफ यू विल इमर्स समथिंग, सपोज आई इमर्स दिस ब्लॉक इन इट, तो ये जो जितना एरिया इस पानी में रहेगा तो उतना वाटर डिस्प्लेस हुआ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, the force exerted by the water in upward direction is equivalent to the weight of water displaced by it, ओके, क्या कहता है ये हमें कहता है कि अगर आपने कोई चीज़ ऐसे पानी में रखी तो ये जितना पानी डिस्प्लेस करेगी ये चीज़, उतना जितना डिस्प्लेस्ड वाटर है उतना ही आपको फोर्स ऊपर मिल जाएगा पानी से। तो जितना पानी आपने जितने वेट का डिस्प्लेस किया उतनी ही फोर्स आपको ऊपर मिल जाएगी। दिस इज योर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एनसीईआरटीज में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कहाँ अप्लाई होता है यार, शिप्स बनाने में अप्लाई होता है, सबमरीन्स बनाने में अप्लाई होता है। अब एक लेक्टोमीटर्स होते हैं गाइज, लेक्टो इज एसोसिएटेड विद मिल्क, राइट। लेक्टोमीटर के लिए भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज होता है। पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है, लेक्टोमीटर किस चीज के लिए यूज होता है, इट मेजर्स द प्योरिटी ऑफ योर मिल्क, ओके, इट मेजर्स द प्योरिटी ऑफ योर मिल्क। फिर एक और डिवाइस होता है, दैट इज योर हाइड्रोमीटर, ओके। हाइड्रोमीटर बनाने के लिए भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज होता है। हाइड्रोमीटर क्या करता है, ये डेंसिटी मेजर करता है लिक्विड की, ठीक है, इट मेजर्स द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स मैं थोड़ा यहाँ बेटर बता देती हूँ। तो जो हमारा हाइड्रोमीटर होता है वो क्या करता है, इट मेजर्स द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, तो लिक्विड की क्या डेंसिटी है ये मेजर करता है। उसके बाद एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है हाइग्रोमीटर। ये पेपर में ना इंटरचेंजेबली पूछते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। हाइग्रोमीटर क्या मेजर करता है, ह्यूमिडिटी मेजर करता है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है, कितनी उमस है, सो ह्यूमिडिटी ऑफ वाटर, लाइक ह्यूमिडिटी कितनी है तो ये मेजर करता है। बिल्कुल क्लियर कट रहना, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन अ ह्यूमन बॉडी, क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। लार्जर वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग, सपोज आप लाइक यू आर लाइंग समवेयर, ठीक है, तो आप कितना प्रेशर, लाइक जब आप लेटोगे तब ज्यादा प्रेशर होगा, जब खड़े होगे तब ज्यादा प्रेशर लगाओगे, ठीक है। तो when you will stand, the pressure will be larger than while lying. Obviously, when you are standing, इतना सा एरिया पे आप अपना पूरा वेट डाल रहे हो, whereas when you are lying, आप इतने सारे एरिया पे अपना वेट डाल रहे हो, तो प्रेशर किस केस में ज़्यादा होगा, प्रेशर हमारा इस केस में ज़्यादा होगा। सो प्रेशर विल बी लार्ज when you are standing and small when you are lying। ऐसे बेसिक implications जो हमारी बेसिक एप्लीकेशंस होती है ना पेपर क्वेश्चन में, उससे आते हैं। दे आर नॉट टेस्टिंग कि रट्टा कितना है हमारा जो भी है, बट इस स्पेसिफिकली इस पोर्शन में दे टेस्ट कि हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितना है गाइस, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इससे रिलेटेड ना आई विल प्रोवाइड यू द PDF डेफिनेटली इन द टेलीग्राम ग्रुप, क्विज बना दूंगी मैं फटाफट, ठीक है, एंड केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा। शिवांगी ने आई थिंक मेरे को मैसेज किया था कि केमिस्ट्री का क्विज अपडेट नहीं हुआ, सॉरी आई डिडंट गेट द टाइम, बट आई विल डू दैट, ठीक है, बाय द टाइम यू विल गेट दिस वीडियो, ओके। तो
तब तक मैं बना चुकी होंगी, सो यू कैन गो टू द ऐप एंड डू द क्विज देयर, ठीक है गाइज. नाउ इट इज़ नॉट द टाइम टू गेट स्केयर्ड, बिलीव मी. अब देखो कुछ टॉपिक्स गाइज ऐसे होंगे, जैसे लाइट का टॉपिक हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे और ये ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड. सो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज कि हमें थोड़ा सा फेथ रखना है, चीज़ों को पढ़ना है, एंड लेट्स गिव अ बेस्ट शॉट इन दी एग्जाम. ओके गाइज, हमारा AFCAT 2 का कोर्स शुरू हो चुका है. लाइक इन यू कैन गो टू द ऐप, यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड देन यू कैन गो फॉर द कोर्स. ठीक है, हमने 20 फरवरी से ही कोर्स शुरू कर दिया है. सम ऑफ यू हैव रेज दिस क्वेरी, मैम दैट कोर्स हैज बीन स्टार्टेड ऑलरेडी. तो अब हम तो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, सो इट्स नॉट दैट, लाइक यू विल गेट द रिकॉर्डेड वीडियोज फॉर द लाइव सेशंस एज वेल, बिकॉज मैं मैथ्स के लिए हमेशा लाइव क्लास लेती हूँ. फॉर दैट यू विल गेट द रिकॉर्डेड वीडियोज. सो इफ यू वांट टू हैव अ सिंसियर प्रिपरेशन, इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, लाइक आपको लगता है कि कहीं थोड़ा ज़्यादा है, लर्निंग गैप है, तो इतना टाइम हमारे पास है दैट वी कैन फिल दिस लर्निंग गैप विद इन दिस टाइम फ्रेम. ओके, सो इफ़ यू फील लाइक ज्वाइनिंग अस और आप मेहनत करना चाह रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ना चाह रहे हैं, यू कैन ज्वाइन अस ऑन द कोर्स, इन द कोर्स. ठीक है, तो डोंट वरी, लाइक इट विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, फ्रॉम ईजी टू द टफनेस लेवल विल इंक्रीज, बट वी विल इंश्योर कि हर तरह के बच्चे को हेल्प हो. नॉट ओनली दैट पर्सन जिसकी अच्छी पढ़ाई का लेवल हो एंड एवरीथिंग, इवन अ पर्सन विद अ बेसिक एवरेज लेवल ऑफ नॉलेज, इवन दैट पर्सन विल बी एबल टू डू प्रिटी वेल इन द एग्जाम. ठीक है गाइज, अब देखो फिजिक्स को बढ़िया से पढ़ो, मैं क्विज अपडेट करती हूँ. ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं. देखो जरूरी नहीं है क्वेश्चन बहुत मुश्किल आएंगे, इट डिपेंड्स. कभी कभी क्या होता है फिजिक्स में बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ जाते हैं, बट दैट इज नॉट ऑलवेज अ सिनेरियो. अगर आपके पास 10 क्वेश्चन भी फिजिक्स के आ रहे हैं यार, उसमें से 6 तो आसान देंगे ना, 4 चलो मुश्किल दे भी दिए, पर अगर 6 आसान आ रहे हैं, 6 बेसिक स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन है, सो व्हाई आरंट वी एबल टू डू दैट इन द एग्जाम? तो इट मीन्स हमने ढंग से प्रिपरेशन नहीं की है कि हम 6 आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं कर पा रहे. सो आई विल सजेस्ट यू कि बढ़िया से पढ़ोगे. जस्ट टेक योर टाइम, रिवाइज थिंग्स, टेक सब्जेक्ट्स विच यू फील कंफर्टेबल इन, एंड बिलीव मी कुछ मुश्किल नहीं होता. थोड़ा सा एक बेसिक लेवल ऑफ एफर्ट्स डू एंड सी हाउ मच वी कैन कवर टिल द एंड मोमेंट. ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बढ़िया से तैयारी करो. कोई भी इशू हो मेरे से पूछ लेना. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज.